जी हाँ मेरे दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है, आज के वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको मेजर 9 हिंदी के पूरे सिलेबस के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों और उसके उत्तरों को कंप्लीट करवा दूंगा। मीन्स कह सकते हैं आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, जिसके अंतर्गत आप मेजर 9 हिंदी की तैयारी मात्र 1 घंटे में कर सकते हो। ठीक है, बस आपको मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो जो क्वेश्चन बताऊंगा, मात्र आपको वही प्रश्न पढ़ना, और मात्र मेरे दोस्त मैं आपको 7 ही प्रश्न बताऊंगा, यही 7 प्रश्न आपको पढ़ना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन से क्वेश्चन की तैयारी आज की वीडियो के अंतर्गत में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, राष्ट्रीय चेतना से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा और स्वरूप का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करें। यही क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी पूछ सकता है, राष्ट्रीय चेतना की कविता के मुख्य तत्व का वर्णन करिए। या तो पूछ सकता है हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों में राष्ट्रीय चेतना के विकास को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कराऊंगा। ये तीनों क्वेश्चन एक ही है ना। फिर मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा, भारतेंदु युग की कविता में देश प्रेम किस प्रकार से व्यक्त हुआ है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपका रहेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में नारी चेतना और देशभक्ति की भावना का चित्रण करिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंप्लीट करवाऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा, दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से क्रांतिकारी देश प्रेम के स्वरूप का विवेचन करें। मिस कह सकते हैं कि दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से वो किस प्रकार से क्रांतिकारी एवं देश प्रेम दिखाते थे, उसके बारे में बताइए। यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है दोस्त कि कवि रामधारी सिंह दिनकर, क्वेश्चन में देखना है दिनकर, है ना। क्वेश्चन में अगर आपको दिनकर दिख गया तो आपको समझना है कि दोनों क्वेश्चन क्या है, एक ही है ना। और इसका आंसर वही लिखना है जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कराऊंगा। ठीक है, फिर दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको दिख रहा है पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, यहाँ भी दिख रहा है पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो जहाँ भी आपको दिख जाए पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय या तो हरिऔध, आपको वही आंसर लिखना है जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में आज आपको करवाने वाला हूँ। फिर मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पढ़ना है, राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना और जन चेतना के स्वरूप का मूल्यांकन करिए। मैं सीधा तौर पे देखिएगा तो आपको राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में आपको राम नरेश त्रिपाठी जी दिख जाए, आपको वही सेम आंसर लिखना है जो मैं क्वेश्चन नंबर 7 में कराऊंगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको जो पढ़ लेना मेरे दोस्त, वो पढ़ना है आधुनिक राष्ट्रवादी कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त के बारे में। किसके बारे में? मैथिली शरण गुप्त के बारे में। देख सकते हैं आप, यहाँ भी आपको मैथिली शरण गुप्त दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, तो मात्र यही 7 प्रश्न आपको पढ़ना है दोस्त, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन को, जो हमारा है, राष्ट्रीय चेतना से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, स्वरूप के बारे में बताइए, राष्ट्रीय चेतना के मुख्य तत्व क्या हैं, है ना, और इसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रश्न को क्लियर करवाने वाला हूं जिसमें से एक नहीं 3 प्रश्न शामिल होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों घुमा देता है। हाँ, और जब एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है ना, तो विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता कि क्या क्वेश्चन वही है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं और ये जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसको मैं आपको क्लियर करवाता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन आपका ऐसे है कि राष्ट्रीय चेतना से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय चेतना से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए एवं इसके स्वरूप को विस्तार पूर्वक विश्लेषण करिए। यही प्रश्न दोस्तों ऐसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय चेतना की कविता के मुख्य तत्वों का वर्णन करें। मीन्स मान लीजिए कोई कविता है, उसमें से राष्ट्र के बारे में बताया जाता है, तो उसमें से क्या क्या चीजों का वर्णन किया जाता है उसके बारे में बताइए। यही प्रश्न दोस्तों ऐसे पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों में, हिंदी का जो साहित्य रहा है उसके युग में, किस किस युग में जो है ना राष्ट्रीय चेतना मीन्स राष्ट्र के बारे में बताया गया। ठीक है, और उसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यहाँ पे एक टॉपिक आता है हमारा राष्ट्रीय चेतना। देखिए राष्ट्रीय चेतना इसमें भी है
इसमें भी है और इसमें भी है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल आसान शब्दों में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर बात किया जाए राष्ट्रीय चेतना का, किसका, राष्ट्रीय चेतना का, तो राष्ट्रीय चेतना का सीधा मतलब समझिएगा राष्ट्र के प्रति प्रेम करना। जब लोग अपने देश से प्रेम करने लगते हैं, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना आने लगती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना। आपने देखा होगा मेरे दोस्त कि जब हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय कई विद्रोह करने के बाद लोगों के मन में जो है ना राष्ट्रीय चेतना जगी थी, मीन्स राष्ट्र के प्रति देशभक्ति जगी थी। लोगों को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं हमें जो है ना अपने देश से प्रेम करना पड़ेगा, देशभक्ति करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को यहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो सीधा समझिएगा, अपने देश से प्रेम करना, देशभक्ति की भावना रखना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय चेतना कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने यह समझा कि आखिर राष्ट्रीय चेतना क्या है। अब हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन अगर आ जाए इस प्रकार से, मैं तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उत्तर कैसे लिखोगे, है ना। तो सबसे पहले मेरे दोस्त लिखेंगे हम लोग राष्ट्रीय चेतना का अर्थ और परिभाषा। क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय चेतना का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय चेतना का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति सोचना और देशभक्ति जागना। जब लोगों के मन में देशभक्ति जागने लगता है, देश के प्रति प्रेम जागने लगता है, देश के प्रति लोग सोचने लगते हैं, इसका मतलब उनके मन में राष्ट्रीय चेतना है। कह रहा अर्थात जब लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम, अपनापन, जिम्मेदारी और गर्व की भावना आने लगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग में लिख देना है। आगे हम लोग अथवा में इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने देश को एक परिवार की तरह मानता है, जब कोई व्यक्ति अपने देश को अपने परिवार की तरह मानता है, उसके हित के लिए सोचता है, मीन्स देश के लिए सोचता है, उसके विकास और रक्षा में योगदान देता है, तो यही भावना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि आखिर राष्ट्रीय चेतना क्या है, क्योंकि इतना ईजी आपको कोई बताने वाला नहीं है ना। आगे देखिए, कहा जा रहा है दोस्त कि यह भावना हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा अस्तित्व देश से जुड़ा है। ये जो भावना है ना, हमें ये समझाती है, ये बताती है कि हमारा जो अस्तित्व है वो देश से जुड़ा है, बिना देश के हम कुछ नहीं है ना। कह रहे कि और जब देश तरक्की करेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे कहा गया कि यह भावना हमें यह भी सिखाती है कि देश के बिना हमारी कोई पहचान नहीं है। ये भावना जो है ना, राष्ट्रीय चेतना हमें ये बताती है कि देश के बिना, अगर देश नहीं है ना तो हमारा कोई पहचान भी नहीं है। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, क्यों, हमारा देश है तभी तो। वही कह रहा है कि देश के बिना हमारी कोई पहचान नहीं है, और जब देश तरक्की करेगा तभी हम सब आगे बढ़ सकेंगे। मीन्स राष्ट्रीय चेतना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए, अगर अपने शब्दों में कहें और आसान शब्दों में कहें मेरे दोस्त, तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय चेतना का मतलब है देश के लिए एकता, सम्मान, जिम्मेदारी और सेवा की भावना। मीन्स अगर आपके मन में देश के लिए एकता रहे, ठीक है, कि जितने भी लोग हैं सब लोग एकजुट होकर के रहे, देश के प्रति सम्मान है, देश के प्रति जिम्मेदारी है, ठीक है, कि देश में अगर कोई भी कार्य होता है उसमें अपना जिम्मेदारी निभाना और देश की सेवा करने की भावना हो, इसी को हम लोग राष्ट्रीय चेतना कहते हैं। ठीक, अब देखिए, क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप को बताइए, मीन्स मुख्य रूप क्या क्या है, राष्ट्रीय चेतना का मुख्य रूप क्या क्या है। तो राष्ट्रीय चेतना का मुख्य रूप होता है देशभक्ति की भावना। अगर आपके मन में देशभक्ति की भावना है, दैट मीन्स आपके मन में राष्ट्रीय चेतना है। कह रहा है कि देश के लिए कुछ करने का जुनून, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों में था, यह भावना हमें देश के लिए त्याग और सेवा का प्रेरणा देती है। ठीक है, तो पहला जो स्वरूप है वो देशभक्ति की भावना है। दूसरा, एकता और भाईचारे की भावना। कह रहा है कि भारत जैसे विविधताओं से भरे देशों में सभी धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के लोग मिलजुल करके रहते हैं, यही राष्ट्रीय चेतना का अहम हिस्सा है। फिर तीसरा कह रहा है मेरे दोस्त, संविधान और कर्तव्य की समझ। राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझना, जैसे कि मतदान करना, कानून का पालन करना और देश की संपत्ति का रक्षा करना। ये हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय चेतना का एक भाग है। आगे कह रहा है दोस्त, संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान। कह रहा है कि राष्ट्रीय चेतना तब भी दिखाई देती है जब लोग अपनी संस्कृति, भाषा,
कला और परंपराओं को सम्मान देते हैं। जब लोग क्या करते हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी कला और अपनी परंपराओं को सम्मान देते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी हमारा राष्ट्रीय चेतना कहलाता है। ठीक है। फिर पांचवा उसका भाग है राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा, कि जब कोई लोग राष्ट्र की एकता को बनाए रखता है, उसकी अखंडता की रक्षा करता है, तो ये भी राष्ट्रीय चेतना कहलाता है। वही कह रहा है कि जब हम अपने देश की सीमाओं, उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का रक्षा करने के लिए सजग रहते हैं, तो यह भी जो है राष्ट्रीय चेतना का ही एक रूप है। फिर छठा इसका रूप है मेरे दोस्त, देश की समस्याओं को समझना और हल करना। कह रहा है कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा जैसी समस्याओं को समझ करके उनके समाधान में मदद करना भी राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा है। क्योंकि देखिए, ये भी हमारे राष्ट्र का एक हिस्सा है। अगर हम लोग इसको दूर नहीं करेंगे तो हमारा देश जो है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तबाह हो जाएगा, है ना। तो राष्ट्र के बारे में सोचना हमारी भी क्या है, एक जिम्मेदारी है। अब देखिए, क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि राष्ट्रीय चेतना की कविता के मुख्य तत्व। मान लीजिए कोई कविता है, उसमें से राष्ट्रीय चेतना के बारे में बताया जाता है, तो किस किस चीजों पे वर्णन किया जाता है। वही कह रहा है कि जब कवि राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी कविता लिखता है, मीन्स राष्ट्र से जुड़ी कोई कविता लिखता है, तो उसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। पहला, देश प्रेम, मीन्स देश प्रेम के बारे में लिखा जाता है। कह रहा है कि कविता में देश के लिए गर्व और समर्पण की भावना झलकती है। अगर कोई कवि जो है ना, राष्ट्र के बारे में कोई कविता लिखता है, तो उसमें से देश प्रेम होती है, मीन्स देश के प्रति गौरव और समर्पण की भावना दिखाई देती है। दूसरा, कह रहा बलिदान और शौर्य की बात है, मीन्स वो कविता में जो है वीरों के बलिदान और सूरवीरों की गाथाओं का भी वर्णन किया जाता है। तीसरा, कह मेरे दोस्त, कि प्रकृति और संस्कृति का चित्रण, मीन्स उस कविता में कवि जो है देश की सुंदरता, नदियां, खेत, पर्वत आदि के सौंदर्य चित्रण करते हैं। चौथा, कह रहा है विदेशी शासन का विरोध। वे कविता में वे जो है ना अंग्रेजी शासन जैसे विदेशी शासकों के अत्याचारों का क्या करते हैं, वो लोग आवाज उठाते हैं। ठीक है। और पांचवा कह रहा है जन जागरण का संदेश, मीन्स लोगों को संदेश देते हैं। कैसे? अपने कविताओं के माध्यम से। कह रहा है कविता के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता है। जागो, उठो और देश के लिए काम करो, है ना। तो ये हमारा हो गया राष्ट्रीय चेतना के कविता के मुख्य तत्व। मीन्स जब कवि कोई राष्ट्र के प्रति कविता लिखता है, तो उसमें से ये सारे तत्व जो है उसमें शामिल करता है। अब मेरे दोस्त, क्वेश्चन हमारा ऐसे आ सकता है कि हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास, मीन्स हिंदी साहित्य जो आया वो विभिन्न युग में आया, मीन्स अलग अलग युग में आया। और जब अलग अलग युग में आया तो इसका विकास कैसे कैसे कौन से युग में हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे आता है दोस्त आदिकाल। क्या आता है? आदिकाल, जो 1050 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है कि इस युग को जो है ना वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इस युग को क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल भी कहा जाता है। कवियों ने राजा महाराजाओं के शौर्य और बलिदान की कविताएं लिखी और कहानियां लिखी, जिससे लोगों में देश की रक्षा का भाव जागा। क्या कह रहा है? इस युग को जो है ना, इस आदिकाल को जो है वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इस युग के कवियों ने क्या किया, तो राजाओं महाराजाओं के, सम्राटों के शौर्य और बलिदान की कहानियां इसमें लिखी, जिससे क्या होता है, लोगों के मन में जो है, लोगों के हृदय में जो है देश की रक्षा का भावना जगता है। जैसा कि उदाहरण देखिएगा तो चंद्रबरदई की पृथ्वीराज रासो ये उदाहरण है। ठीक है। यह एक ऐसा कविता जिसमें से राजाओं के बारे में बताया गया है ना। फिर दूसरा इनका काल आता है, दूसरा युग आता है भक्ति काल। क्या आता है? भक्ति काल, जो 1350 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक चला था। कहा जाता है कि इस समय संत कवियों ने समाज को जोड़ने और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई। क्या कह रहा है कि इस समय संत कवियों ने क्या किया, तो समाज को जोड़ने और अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाया। हिंदी भाषा को अपना करके सभी को एक करने का प्रयास किया। कब? भक्ति काल के दौरान। इसके प्रमुख कवि कौन कौन से थे, तो कबीर जी थे, तुलसीदास जी थे, सूरदास जी थे और मीराबाई थी। उसके बाद तीसरा हमारा आता है रीतिकाल। क्या आता है? रीतिकाल। ठीक है। जो 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक चला था। कहा जाता है कि इस युग में कविता का केंद्र श्रृंगार और दरबारी भाषा रहा। क्या कह रहा है कि इस युग में जो कविता का केंद्र रहा वो श्रृंगार रहा था और दरबारी भाषा रहा था। हालांकि कुछ कवियों ने वीरता और संस्कृति की भी रक्षा का संदेश दिया था। किस युग में? रीतिकाल में। ठीक है। उदाहरण है भूषण की कविताएं। उसके बाद जो युग हमारा आता है वो आता है आधुनिक काल। क्या आता है? आधुनिक काल, जो 1900 ईस्वी से लेकर के अभी तक चलता
आ रहा है। कह रहा है कि यह जो है ना सबसे अधिक राष्ट्रीय चेतना वाला युग रहा। कौन सा? 1900 के बाद जो हमारा युग आया था वो राष्ट्रीय चेतना का सबसे बड़ा युग रहा था, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार, गरीबी, अन्याय, स्वतंत्रता आंदोलन जैसे विषयों पर जो है ना इसमें बहुत चीज़ लिखा गया था और बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे कहानियां लिखी गई थी। कब? आधुनिक काल में। ठीक है। इसके मुख्य रचनाकार कौन कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें हिंदी नवजागरण का जनक कहा जाता है। फिर जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेवी वर्मा, ये छायावादी कवि कहे जाते हैं। फिर रामधारी सिंह दिनकर, जिनको ओज और देशभक्ति का कवि कहा जाता है। फिर आते हैं नागार्जुन अज्ञेय और धूमिल, जिनको जनता की आवाज़ उठाने का कवि कहा जाता है ना। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने ये जाना कि आखिर राष्ट्रीय चेतना क्या है और हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे हुआ। अब हमारा एक और क्वेश्चन ऐसे उठता है कि आखिर राष्ट्रीय चेतना जो है ना वो क्यों जरूरी है। अगर राष्ट्र के प्रति लोगों के मन में प्रेम है, देशभक्ति की भावना है, तो ये क्यों जरूरी होती है? तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यह जो है ना देश को जोड़ करके रखता है। ये क्या करता है? देश को जोड़ करके रखता है, समाज में भाईचारे और सहयोग बढ़ाता है। ठीक। तीसरा कह रहा है देश की समस्याओं को सुलझाने में प्रेरणा देती है। ये क्या करती है? देश की समस्याओं को सुलझाती है। चौथा, देश की रक्षा और उन्नति में योगदान देती है। ये क्या करती है? देश की रक्षा करने में और उन्नति करने में योगदान निभाती है। फिर पांचवा कह रहा है नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाती है। ये क्या करती है? तो नागरिकों को अपने कर्तव्य के बारे में बताती है कि आपका कर्तव्य क्या है। ठीक है। इसलिए राष्ट्रीय चेतना क्या है? बेहद जरूरी है। तो यहाँ तक मेरे दोस्त हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त कर लिया। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे ऐसे कि राष्ट्रीय चेतना एक ऐसी भावना है जो देश के हर नागरिकों को देश से जोड़ती है। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय चेतना जो है ना यह एक ऐसी भावना है जो देश के हर नागरिक को क्या करती है? देश से जोड़ती है। यह केवल भावनात्मक सुझाव नहीं है, या तो भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि इसमें कर्तव्य, जिम्मेदारी, सेवा, बलिदान की भावना छिपी होती है। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय चेतना जो होती है वो कोई भावना नहीं है, बल्कि इसमें कर्तव्य के बारे में बताया जाता है, लोगों के कर्तव्य के बारे में, लोगों की जिम्मेदारियों के बारे में, लोगों के सेवा के बारे में और बलिदान की भावना के बारे में बताया जाता है। कह रहा है कि यदि हर व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना होगी तो देश मजबूत, एकजुट और विकसित बनेगा। ये सही कहा गया कि अगर हर व्यक्ति के मन में देश के प्रति प्रेम रहेगा तो हमारा देश जो है वो क्या बनेगा? मजबूत बनेगा, एकजुट होगा और विकसित बनेगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने अंदर की भावना को जगाएं। इसलिए क्या है? ये बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर की भावना को जगाएं, देशभक्ति की भावना को जगाएं और अगली पीढ़ी को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि भारतेंदु युग की कविता में देश प्रेम किस प्रकार व्यक्त हुआ है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। प्रश्न क्या है कि भारतेंदु युग का जो कविता रहा है उसमें से देश प्रेम को किस प्रकार से दिखाया गया है उसके बारे में बताइए, और उसके बारे में जो बताइएगा वो उदाहरण सहित स्पष्ट करिए, ऐसे क्वेश्चन में कहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे दोस्त कि आखिर भारतेंदु युग क्या है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारतेंदु युग में जो है ना देश प्रेम को, मीन्स देश के प्रति किस प्रकार से आप भावना रखते हैं, देशभक्ति रखते हैं, है ना, प्रेम रखते हैं, उसको दिखाया गया। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि भारतेंदु युग जो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा है, इसको जो है हिंदी साहित्य का नवजागरण काल कहा जाता है। क्या कहा गया? कि भारतेंदु युग जिनका शासन काल, जिनका कह सकते हैं समय काल 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा है, इसे जो है ना नवजागरण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य का। नवजागरण मतलब समझते हैं नया जागने वाला काल, है ना। इस काल में जो है ना लोगों को नए तरीके से देश के प्रति प्रेम और देशभक्ति की भावना को जगाया गया। ठीक है। कहा जाता है कि यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। मीन्स भारतेंदु युग या तो नवजागरण काल जो है ना वह समय था जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और देश की जनता शोषण, गरीबी, अशिक्षा और गुलामी से पीड़ित थी। मीन्स सीधा कहिएगा कि भारतेंदु युग उस समय का काल है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, जिस समय भारतीय जनता अंग्रेजों के शोषण के नीचे दबती जा रही थी। भारत में गरीबी, अशिक्षा और गुलामी की जंजीर से जकड़ी हुई थी,
है ना। इस प्रकार से आपको परिचय में लिख देना है, ठीक है। आगे लिखना है, ऐसे समय में हिंदी के कवियों ने साहित्य को केवल भावुकता या श्रृंगार से सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे देशभक्ति, समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना से भी जोड़ा। कह रहा है कि जब भारत में ऐसा समय चल रहा था जिसमें भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, यहाँ के लोगों पे अत्याचार चल रहा था, उस समय वहाँ के कवियों ने, उस समय वहाँ के जो हिंदी कवि थे, उसने साहित्य को जो है ना सिर्फ भावना से व्यक्त नहीं किया, बल्कि उसमें बताया कि आखिर देशभक्ति क्या होती है, समाज सुधार क्या होता है और राष्ट्रीय चेतना क्या होता है। ये चीज जो है उस समय के कवियों ने दिखाया, ठीक। कह रहा है इस युग के प्रमुख कवियों ने अपनी रचनाओं में देश की दुर्दशा पर चिंता, विदेशी शासन की आलोचना और भारतीय संस्कृति की महानता का वर्णन किया। मीन्स कह रहा है कि इस युग की जो प्रमुख कवि थे, जो कवि थे, उन्होंने क्या किया, अपनी रचनाओं में, मीन्स अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में देश की दुर्दशा के बारे में बताया कि आखिर देश की क्या दशा रही है, क्या कंडीशन है। विदेशी शासन की आलोचना के बारे में बताया कि आखिर जो अंग्रेजी सरकार है वो किस प्रकार से हम पे अत्याचार कर रही है, हमारा शोषण कर रही है। उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति की महानता का भी वर्णन किया। और यही जो है ना देश प्रेम का स्वर इस युग की विशेषता है, ठीक है। और यही जो देश प्रेम है, यही जो देश प्रेम को दिखाया गया है, इसे ही इस युग का जो है ना क्या कहा गया है, देश प्रेम कहा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग परिचय में लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे कहा था कि भारतेंदु युग में देश प्रेम, इस भारतेंदु युग जो रहा था, जिनको हिंदी साहित्य का नवजागरण काल कहा गया, उनके युग में देश प्रेम कैसे दिखाया गया। तो कह रहा है कि भारतेंदु युग की कविताओं में देश प्रेम को कई रूपों में प्रकट किया गया है, या तो देश प्रेम कई रूपों में प्रकट होता है। जैसा कि पहला, विदेशी शासन का विरोध। इनके कविताओं में जो है ना, इस युग के कविताओं में विदेशी शासन का विरोध किया गया। कह रहा है कि कवियों ने अंग्रेजों के नीतियों की आलोचना किया। भारतेंदु युग के जो कवि थे उन्होंने क्या किया, तो अंग्रेजों के नीतियों का आलोचना किया, मीन्स बुराई किया, और यह बताया कि कैसे उनकी वजह से देश की संस्कृति, भाषा और अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। किसने बताया, तो उस समय के कवियों ने बताया कि अंग्रेजी सरकार जो है किस प्रकार से हम पे अत्याचार कर रही है और उनके वजह से किस प्रकार से हमारी संस्कृति, भाषा और अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और नुकसान हो रही है। और जब ऐसे दिखाया गया तो इससे जो है जनता के मन में देश के प्रति प्रेम जागृत हुआ, ठीक है। फिर दूसरा इसका देश प्रेम दिखाया जाता है भारतीय संस्कृति और गौरव का बखान करके। मिस कह रहा है कि इस युग के जो कवि थे उन्होंने भारत की सभ्यता, भाषा, साहित्य और परंपराओं को महान बताया, है ना। इससे क्या हुआ, लोगों में जो है ना आत्मसम्मान जगा, ठीक है। जब आपको कहा जाएगा कि आपकी सभ्यता, आपकी भाषा, आपकी साहित्य जो है वो क्या है, महान है, आपकी परंपरा महान है, तो आपको क्या लगेगा, अपने आप में आत्मसम्मान जगेगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इस युग के जो कवि थे उन्होंने देश की दशा पर दुख जताया। कह रहा है देश की दयनीय स्थिति, जैसे कि गरीबी हो गया, शोषण हो गया, शिक्षा हो गया, आदि का चित्रण किया गया, जिससे जनता में बदलाव की भावना पैदा हुई, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि जब इस युग के कवियों ने उस समय के देश की स्थिति के बारे में लोगों को दिखाया, तो लोगों के मन में जो है ना इसको बदलने की भावना जगी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल के रहेंगे। चौथा है जन जागरण का आह्वान। इस युग के कवियों ने जनता को जगाने का प्रयास किया। कह रहा कि कवियों ने जनता को जगाने की कोशिश की, उन्हें देश के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास किया। किसने, तो भारतेंदु युग के कवियों ने। अब देखिए क्वेश्चन में ऐसे हमारा कहा था कि प्रमुख कवियों और उनकी देशभक्ति की रचनाओं के बारे में बताइए और उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए भारतेंदु युग के जो प्रमुख कवि हैं वो पहले आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका समय काल 1837 से लेकर के 1885 ईस्वी तक चला था। कहा जाता है कि भारतेंदु जी को हिंदी नवजागरण का जनक कहा जाता है। किनको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है ना हिंदी नवजागरण का, नया जागने का, या तो नए युग का जो है ना जनक, पिता कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि उन्होंने कविता के माध्यम से लोगों को स्वदेश प्रेम, भाषा प्रेम और आज़ादी की चेतना दिया। किन्होंने,
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया, अपने कविता के माध्यम से लोगों को स्वदेश प्रेम मीन्स अपने देश से प्रेम करो, अपने भाषा से प्रेम करो और आज़ादी से प्रेम करो, इसकी चेतना दिया। ठीक है, इसके बारे में बताया किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब इनकी प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां क्या क्या है, तो देखिए उनकी प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां इस प्रकार से है कि नीति निपुण गवर्नर राज करे, हम भारतवासी चुप रहे, धन जाए उद्योग जाए, भाषा जाती रहे, हम मूक बने। ठीक है, ये पंक्तियां जो है वो किनकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अब इनका मतलब क्या है, ये चीज देखिए यहाँ पे क्या है, इस कविता में भारतेंदु जी जो है ना अंग्रेजी गवर्नरों की नीतियों के बारे में आलोचना करते हैं, मीन्स अंग्रेजी सरकार के बारे में बुराई करते हैं और कहते हैं कि हम भारतवासी जो है ना सब कुछ गंवाकर भी चुप हैं, और वह लोग इस स्थिति से बाहर आने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि लोगों को जो है ये स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। कौन बताते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। एक और उनका प्रसिद्ध पंक्ति है, वंदे मातरम सुनो ललकार, उठो भारत करो तैयार। ठीक है, क्या 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 था, वंदे मातरम सुनो ललकार, उठो भारत को करो तैयार। ठीक है, ये किसने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। कह रहा इस पंक्ति के माध्यम से, यह जो पंक्ति है वो देशभक्ति पूर्ण भावना को जागृत करती है, देशभक्ति दिखाती है ना, और देशवासियों को एकजुट होकर के देश की सेवा में लगने को कहती है कि एक साथ हम लोग सब उठें और एक साथ जो है ना देश की सेवा में लग जाएं। ठीक है, अब देखिए इस युग के जो दूसरे कवि आते हैं वो बालमुकुंद गुप्त आते हैं। कौन आते हैं, बालमुकुंद गुप्त। अब देखिए आखिर ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि इन्होंने अंग्रेजी शासन की चालों का व्यंग्यात्मक ढंग से वर्णन किया। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शासन के जो चाल हैं, जो लोग चाल चलते थे उसके बारे में बताया, तथा भारत की आर्थिक लूट और शिक्षा नीति पर कटाक्ष किया। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमें आर्थिक रूप से लूट रहे हैं और शिक्षा को जो है ना, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को, यहाँ की संस्कृति को जो है वो तोड़ते चले जा रहे हैं। कौन, अंग्रेज। ठीक है, फिर तीसरे कवि आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन आते हैं, प्रताप नारायण मिश्र। कह रहा है कि इन्होंने हिंदी भाषा, स्वदेशी वस्त्रों और भारतीय परंपराओं का समर्थन किया। इन्होंने अपने कविता के माध्यम से बताया कि हमें हिंदी भाषा, अपने वस्त्रों से प्रेम करना चाहिए तथा भारतीय परंपराओं से प्रेम करना चाहिए, है ना। कह रहा है कि भारतवासियों से आह्वान किया, उन्होंने यह आह्वान भी किया कि वे जो है अपने आत्मसम्मान के साथ जी, मतलब किसी के गुलाम रह करके ना जिए। ये किस में कहा था, तो अपने कविताओं के माध्यम से इन्होंने बताया था। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बनाएंगे कि भारतेंदु युग में भाषा और देशभक्ति। भारतेंदु युग में जो है ना भाषा और देशभक्ति की क्या भावना रही थी। ठीक है, तो कहा जाता है कि भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने हिंदी भाषा को देशभक्ति का माध्यम बनाया। क्या कह रहा है कि भारतेंदु जी और उनके जो समकालीन कवि थे, उनके अंतर्गत में जो आने वाले कवि थे, है ना, उन्होंने क्या किया था, हिंदी भाषा को जो है ना देशभक्ति का माध्यम बनाया। क्या बनाया, देशभक्ति का माध्यम बनाया। कैसे, कह रहे कि उस समय जो है ना अंग्रेजी सरकार यहाँ पे चल रही थी, और अंग्रेजी सरकार जब चल रही थी तो यहाँ पे अंग्रेजी का बोलबाला था। किसका, अंग्रेजी का बोलबाला था। लेकिन इस युग के जो कवि थे उन्होंने क्या किया, सरल और देसी हिंदी में जो है ना, देसी हिंदी भाषा में कविताओं को लिखकर जो है ना जानकारियों को जो है जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया। जनमानस मतलब समझते हैं, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, और जब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और लोग जब पढ़े उसको और उनको जब आसान भाषा लगा तो वे उसको पढ़ने में रुचि लेने लगे, और जब रुचि लेने लगे तो उनके माध्यम से, वो पत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें पता चला कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारा शोषण कर रही है, हमारा अत्याचार कर रही है और हमारे परंपराओं का दोहन कर रही है ना। आगे कह रहा, उनका मानना था कि जब तक अपनी भाषा नहीं तब तक जागरूकता नहीं। वे कहते थे, भारतेंदु युग के जो कवि थे वो कहते थे कि जब तक अपनी भाषा नहीं रहेगी तब तक जागरूकता नहीं रहेगी, है ना। और इस प्रकार हिंदी भाषा के माध्यम से उन्होंने जन जन में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना भर दी। क्या कह रहा है, और इसी प्रकार से उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से ही लोगों में जो है, प्रत्येक लोगों में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की भावना को भर दिया। तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो इसके निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि भारतेंदु युग की कविता में देश प्रेम एक मुख्य विषय के रूप में सामने आता है। मीन्स भारतेंदु जो युग रहा था उनकी कविताओं में देश प्रेम जो है ना एक सबसे प्रमुख विषय था,
है ना। इस युग के कवियों ने अंग्रेजों की आलोचना, भारतीय संस्कृति की प्रशंसा और जनता को जगाने का काम किया। क्या कह रहा है, इस युग के जो कवि थे ना, उन्होंने अंग्रेजों को बुराई किया, भारतीय संस्कृति की प्रशंसा किया तथा जनता को जगाने का काम किया। कह रहा है यह वह युग था जिसने हिंदी साहित्य को केवल मनोरंजन से ऊपर उठा करके राष्ट्र सेवा का माध्यम भी बना दिया। मीन्स यह वैसा युग था जिसने हिंदी साहित्य को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का साधन बनाया। आगे कहा जाता है कि भारतेंदु युग की कविताएं आज भी हमें यह सिखाती है कि कलम की ताकत से देश को बदला जा सकता है। मीन्स भारतेंदु युग की जो विशेषताएं हैं, जो कविताएं हैं, उनकी विशेषताएं हैं और वे हमें ये सिखाती है कि कलम की ताकत इतनी है कि वे देश को बदल सकता है। और देशभक्ति जो है ना, केवल युद्ध भूमि में ही नहीं दिखाई पड़ती है बल्कि विचारों और लेखनी में भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर वे अपने विचारों को कविताओं के माध्यम से लोगों को नहीं बताते तो क्या लोग उसके बारे में समझ पाते? नहीं समझ पाते, है ना। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में नारी चेतना और देशभक्ति की भावना का चित्रण कीजिए। मीन्स कहा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है उसमें से उन्होंने नारी चेतना मीन्स नारियों के बारे में क्या कहा है और देशभक्ति के बारे में क्या भावना जागृत किया है उसके बारे में बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर सुभद्रा कुमारी चौहान कौन थी और उन्होंने आखिर नारी चेतना का प्रयोग कैसे किया। तो सबसे पहले मेरे दोस्त लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और परिचय में जानेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। कहा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की एक प्रसिद्ध कवित्री है। कवित्री मतलब समझते हैं, हाँ, पोइट, है ना। वही कहा गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना वो हिंदी की एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। उनका जन्म जो हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। कब? 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और वे स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रहे। स्वतंत्रता संग्राम मतलब समझते हैं, आज़ादी की लड़ाई में भी जो है ना ये एक्टिव रही थी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे कहा जाता है मेरे दोस्त कि वे केवल एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। किनके बारे में कहा जा रहा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कहा जा रहा है कि वे एक साहित्यकार मीन्स कविता ही वो नहीं लिखती थी बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी थी। वो लड़ाई भी लड़ी थी आज़ादी के लिए। कहा जाता है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जेल गई और देश के लिए काम भी किया। किन्होंने? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, वे उसके लिए जेल भी गई थी और देश के लिए कई इन्होंने काम भी किया। तो इस प्रकार से हम लोग इसके परिचय को लिखेंगे। आगे लिखेंगे मेरे दोस्त कि उनकी कविताओं में नारी शक्ति और देशभक्ति की भावना बहुत गहराई से दिखाई देती है। मीन्स उनकी जो कविताएं हैं ना उसमें से नारी शक्ति के बारे में बताया गया है और देशभक्ति की भावना को दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर कैसे उनकी कविताओं में नारी शक्ति के बारे में बताया गया है और देशभक्ति की भावना के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त टॉपिक बनाएंगे हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में देशभक्ति, कि आखिर उनकी जो कविता है उसमें से देशभक्ति की भावना कैसे दिखाई देती है। तो कहा गया कि उनकी कविताएं देश प्रेम से ओतप्रोत थी। मीन्स उनका जो कविता था ना वो देश प्रेम से भरा हुआ था। देश प्रेम मतलब देश के प्रति जागरूक होना, देश से प्रेम करना, है ना, देश के लिए लड़ना, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाना। ऐसा भावना जो था उनके कविता में भरा हुआ था। कह रहा है उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने क्या किया? तो भारत की आज़ादी के लिए जो है ना लोगों को कविताओं के माध्यम से प्रेरित किया था। कह रहा है कि उनकी कविता में वीरता, त्याग, आत्म बलिदान और जागृति के स्वर मिलते हैं। मीन्स उनका जो कविता है उसमें से वीरता के बारे में बताया गया है, त्याग के बारे में बताया गया है। मीन्स देश के लिए आपको त्यागना भी पड़ेगा, ठीक है। आत्म बलिदान मीन्स अपने आप का बलिदान भी देना पड़ेगा और जागना भी पड़ेगा, है ना। ये हर चीज़ों का वर्णन इसमें से मिलता है। कैसे? तो देखिए उनका एक उदाहरण है झांसी की रानी। उनका एक कविता है, कौन सा? झांसी की रानी। यह जो है ना उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है। कौन सी? झांसी की रानी जो है उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता है जिसमें उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और उनके बलिदान का चित्रण किया है कि रानी लक्ष्मीबाई ने देश के प्रति अपना शौर्य दिखाया है
और अपना बलिदान दिया था। कह रहा है कि यह जो कविता ना केवल वीरता की गाथा है बल्कि इसमें देशभक्ति की चिंगारी है। यह जो है ना सिर्फ वीरता के बारे में नहीं बताया गया है, यह देशभक्ति की चिंगारी है जो हर भारतीय के दिल को छू लेती है। कौन सी? तो झांसी की रानी की कविता। ठीक है, देखिए कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार से थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। यह जो पंक्तियां हैं वो लोगों के दिल को झकझोर देती है। इसमें पता चलता है कि आखिर लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार से अपना आत्म बलिदान दिया था देश के प्रति। ठीक है, देखिए कह रहा है यह जो पंक्ति है वो आज भी भारत के वीर नारियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। इस कविता के माध्यम से कवित्री ने यह बताया है कि एक महिला भी युद्ध में भाग लेकर के देश की रक्षा कर सकती है ना। वह कहा गया कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मीर झांसी की रानी जो है ना अपने देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अपने देश की रक्षा करने हेतु बहुत लड़ाई लड़ी। ठीक है, फिर उनका और जो देशभक्तिपूर्ण कविता है जैसे कि वीरों का कैसा हो बसंत। क्या? वीरों का कैसा हो बसंत। इस कविता में कवित्री बसंत ऋतु के वीरता का मौसम बताती है। इस कविता में जो कवित्री हैं, जो पोइट हैं, वो क्या करती है तो वसंत ऋतु को जो है ना वीरता का मौसम बताती है और युवाओं से देश के लिए लड़ने को आह्वान करती है और युवाओं से कहती है कि आप देश के लिए क्या करें, लड़ाई लड़ें। ठीक है, देखिए उसी में एक पंक्ति कहा गया कि उठो वीर जवानों देश का नाम लो, शहीदों के रक्त से भारत को ललिमाय करो। ठीक है, ये किसने कहा? तो उन्हीं पोइट ने कहा था जिनका नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। कह रहा इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि उनकी कविताएं केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी भी था। देखिए ये जो पंक्तियां हैं उसके माध्यम से ये पता चलता है कि उनकी जो कविताएं थी सिर्फ भावना को नहीं दिखाती थी बल्कि क्रांतिकारी भी थी, है ना। लोगों को उकसाती थी कि आप क्या करें, देश के लिए कार्य करें, देश के लिए बलिदान दें। ठीक है, अब हमारा पॉइंट क्वेश्चन में ऐसे भी था कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में नारी चेतना का भी प्रयोग किया गया है। तो आखिर नारी चेतना का मतलब क्या है? तो कह रहा है कि उनकी कविताओं में नारी चेतना का भी वर्णन किया गया है। अर्थात वे बताती हैं कि नारी जो है ना केवल घर गृहस्थी में बंधी हुई नहीं है बल्कि वह जो है बलिदान, संघर्ष, आत्मसम्मान और वीरता के रूप में भी है। मीन्स सीधा वो कहती है कि नारियों का जो जगह है सिर्फ घर में ही नहीं है। मीन्स सिर्फ वो घर गृहस्थी ही नहीं संभालती है बल्कि वो देश को संभालती है, वो भी बलिदान दे सकती है, वो भी संघर्ष कर सकती है, उनका भी आत्मसम्मान है और वे भी वीरता के जैसे लड़ सकती है। ये कौन कहती है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं। ठीक है, कह रहा कि उनका जो एक कविता था झांसी की रानी, उसमें से नारी चेतना का प्रतीक दिखाया गया। कैसे? कह रहा कि रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने एक आदर्श महिला योद्धा के रूप में चित्रित किया। कवित्री ने यह बताया कि औरतें कमज़ोर नहीं हैं और इसके माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि औरतें कमज़ोर नहीं होती हैं, वे देश के लिए तलवार भी उठा सकती हैं जैसे कि झांसी की रानी ने उठाया था। उन्होंने जो पंक्ति लिखा था, उन्होंने जो कविता लिखा था उसमें से एक पंक्ति है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकुट तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, है ना। इस प्रकार से पंक्ति का उपयोग किया गया और इस प्रकार के पंक्तियों का जब उपयोग किया गया तो इसके माध्यम से कहा गया कि इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि रानी लक्ष्मीबाई जैसे उदाहरणों से कवित्री ने नारी में नई चेतना और आत्मबल भरने का कार्य किया। मीन्स रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेकर के इन्होंने इनका उदाहरण देकर के नारियों में मीन्स यहाँ के स्त्रियों में जो है ना आत्मबल भरने का प्रयास किया ताकि यहाँ की जो नारियाँ हैं वो सशक्त हो सके और मजबूत हो सके। ठीक है, आगे देखिए कहा जाता है कि नारी सशक्तिकरण की झलक इनकी जो कविता रही है उसमें नारियों को मजबूत करने का एक झलक दिखता है। कह कि सुभद्रा जी की कविताएं यह बताती है कि नारी सहनशील और भावुक ही नहीं बल्कि साहसी, निर्णायक और स्वतंत्र विचारों वाली भी हो सकती है। कौन कहती है? तो सुभद्रा जी बताती है कि नारियां जो है ना सिर्फ सहनशील ही नहीं, वो सहन शक्ति नहीं है बल्कि वो साहसी भी होती है, निर्णायक भी होती है और स्वतंत्र विचारों वाले भी हो सकती है।
उन्होंने यह संदेश भी दिया कि नारी को समाज के हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। किन्होंने, सुभद्रा जी ने कहा कि नारियों को जो है हर क्षेत्र में क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए, चाहे वो संघर्ष का मैदान हो या विचारों की दुनिया हो। ये किसने कहा? सुभद्रा जी ने कहा। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि इनकी भाषा और शैली कैसी थी। इन्होंने जो कविता लिखा उसमें से इनकी क्या भाषा रही और किस प्रकार का शैली रहा। तो कहा जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा जो है ना बिल्कुल सरल और प्रभावशाली और जन जन को समझने योग्य थी। मीन्स सारे लोग उसको आराम से समझ सकते थे। कह रहा है उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में कविता लिखी जिससे उनके विचार सीधे पाठकों के दिलों तक पहुंच सके। मीन्स उन्होंने इस प्रकार से कविता लिखा, मीन्स इस भाषा में कविता लिखा जिसके माध्यम से पाठक जो है ना सीधा उसको समझ सकते हैं, है ना, और पाठकों के मन में वो जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कह रहे उनको उनकी शैली में भावना का तीव्रता, देशभक्ति की ऊर्जा और नारी शक्ति का प्रकाश है। मीन्स उनका जो लिखने का तरीका है उसमें से भावना के बारे में बताया गया है, देशभक्ति की ऊर्जा के बारे में बताया गया है और नारी शक्ति पर प्रकाश दिया गया है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त किया। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में देशभक्ति और नारी चेतना दोनों बराबर रूप से दिखाई देती है। उन्होंने भारतीय समाज को यह दिखाया कि नारी जो है ना केवल करुणा और प्रेम की मूर्ति नहीं है बल्कि वीरता और त्याग की भी देवी है। जिन्होंने बताया, तो सुभद्रा जी ने बताया कि नारी को जो है ना सिर्फ करुणा और प्रेम की देवी नहीं समझना, ये वीरता और त्याग की भी देवी है। किसने कहा? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज का प्रश्न हमारा है कि दिनकर की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से क्रांतिकारी एवं देश प्रेम के स्वरूप की विवेचन करें। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिनकर जी की जो कविताएं हैं उसमें से राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से कैसे क्रांतिकारी और देश प्रेम को दिखाया गया है उसके बारे में बताइए। यही प्रश्न दोस्तों आपको ऐसे घुमा फिरा के दे सकता है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत मीन्स कविता की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर बात करें दिनकर जी का, किसका? दिनकर जी का, तो दिनकर जी को कवि रामधारी सिंह भी कहा जाता है क्योंकि इनका पूरा नाम जो था वो कवि रामधारी सिंह दिनकर था। क्या था? कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको घबराना नहीं हो क्योंकि दोनों का दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिनकर जी जो है ना वो किस प्रकार से राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से क्रांतिकारी और देश प्रेम को दिखाते थे उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे कवि रामधारी सिंह के बारे में, है ना। तो कहा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जिनका समय काल 1908 से लेकर के 1974 तक रहा था, ये जो है हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित कवि हैं। किनके बारे में कहा जा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है ना हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित कवि हैं। उन्हें जो है ना राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। किनको? रामधारी सिंह को जो है ना राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनकी कविताओं में देशभक्ति, क्रांति, शौर्य और जन चेतना की गूंज सुनाई देती है। क्या कह रहा है? क्योंकि उनकी जो कविता है उसमें से देशभक्ति के बारे में बताया गया है, क्रांति के बारे में बताया गया है, शौर्य के बारे में बताया गया है और जन चेतना मीन्स लोगों को जगाने के बारे में बताया गया है। कहा जाता है मेरे दोस्त कि वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने कलम को तलवार की तरह इस्तेमाल किया। किन्होंने? तो रामधारी सिंह दिनकर ने क्या किया? कलम को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और शब्दों से जो है ना लोगों के दिलों में जोश भर दिया। मीन्स कलम की नोक से उन्होंने ऐसे ऐसे कविताएं लिखी, ऐसे ऐसे कहानियां लिखा जिसके माध्यम से लोगों के दिलों में जो है ना देश प्रेम की भावना जगी। ठीक है, देश को आजाद करने की भावना जगी। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कलम को जो है ना तलवार की तरह इस्तेमाल किया। किन्होंने? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो इस प्रकार से हम लोग परिचय लिखेंगे। अब मेरे दोस्त ऐसे कहा गया कि दिनकर जी की जो कविता है उसमें से राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से क्रांतिकारी और देश प्रेम को दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको कहा था, बताया था पहले भी कि राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है देश से प्रेम करना, आज़ादी का लोभ रखना। ठीक है, मतलब देश के बारे में सोचना, है ना। तो वही कह रहा है कि दिनकर जी की जो कविता है
उसमें से राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय चेतना का मतलब है देश के प्रति गहरा प्रेम, स्वतंत्रता की लालसा रखना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और जनता को जागरूक बनाना। ये क्या था? राष्ट्रीय चेतना का अर्थ था। अब इसके माध्यम से वो कैसे क्रांतिकारी और देश प्रेम को जागृत करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे क्रांतिकारी सोच। क्या बनाएंगे? क्रांतिकारी सोच। मीन्स वे जो है क्रांतिकारी सोच के जरिए देश प्रेम को दिखाना चाहते थे। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि दिनकर जी की कविताएं अंग्रेजों के शासन के समय लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। मीन्स दिनकर जी की जो कविताएं थी वो अंग्रेजों के शासन के समय लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि आखिर अंग्रेज जो है ना किस प्रकार से हम पे अत्याचार कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, हर चीज़ों के बारे में बताया। और जब इस चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया तब लोगों को पता चला कि सच में अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेज जो है हम पे दबाव बना रहे हैं, हमारा अत्याचार कर रहे हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। कह रहे हैं उन्होंने अपनी कविताओं से दास्ता के खिलाफ विद्रोह और स्वतंत्रता की मांग को मजबूत किया। उन्होंने ये भी कहा, मैं अपनी कविताओं के माध्यम से ये भी बताया कि हम लोगों को दास्ता के खिलाफ क्या करना चाहिए? विद्रोह करना चाहिए। दास्ता मतलब समझते हैं, गुलामी के जंजीर में रहना नहीं चाहिए, उसके साथ साथ आज़ादी की भी मांग करनी चाहिए। ये किसने कहा? तो दिनकर जी ने कहा। अब देखिए उनका एक कविता भी आया था, उदाहरण के लिए देखें तो उनका एक कविता आया था। कौन सा? तो सीधा साधा छवि का सिलवर्ती व असस्वी था, ऐसे करके उनका एक कविता था, है ना। और ये जो कविता था कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। यह जो कविता है वो किसको समर्पित था? तो सुभाष चंद्र बोस को समर्पित था, जिसमें से दिनकर जी ने यह बताया कि किस तरह से एक क्रांतिकारी नेता अपने देश के लिए जान की बाजी लगा देता है। किसके बारे में बताते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताते हैं। कौन? दिनकर जी। ठीक है, फिर दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट में बनाएंगे हम लोग वीरता और संघर्ष का चित्रण। में उन्होंने अपने राष्ट्रीय चेतना के अनुसार से वीरता और संघर्ष का भी चित्रण किया है। कैसे? कह रहा है कि उनकी कविताओं में वीर सैनिकों, योद्धाओं और बलिदानियों का गुणगान है। उन्होंने युवाओं से कहा कि अगर अन्याय हो रहा हो तो चुप मत रहो, लड़ो और देश को बचाओ। देखिए क्या कह रहा है कि वे जो है अपने कविताओं के माध्यम से वीर सैनिकों के बारे में, योद्धाओं के बारे में और बलिदानियों का गुणगान करते हैं। और वे कहते हैं, किनको कहते हैं? तो युवाओं से कहते हैं कि अगर आपके सामने अन्याय हो रहा हो तो आप चुप मत रहो, लड़ो और देश को क्या करो? बचाओ। तो इस प्रकार से वो राष्ट्रीय चेतना को दिखाते हैं और राष्ट्र के प्रति देशभक्ति को दिखाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए उनका एक कविता आया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कविता था उनका। ठीक है, कहा जाता है ये कविता में उनका जो पंक्ति है, भूख और भय से भयभीत जनता उठी नहीं, भूख और भय से भयभीत जनता उठी नहीं, यह तुम्हारा पाप है। ठीक है, इस प्रकार से उनका कविता का पंक्ति था। अब इसके माध्यम से कहा जाता है कि इस कविता में उन्होंने साफ कहा कि सत्ता हमेशा जनता की होती है। इसके माध्यम से कवि जी ने कहा है कि सत्ता जो होता है ना वो हमेशा किसका होता है? जनता का ही होता है। ठीक है, अगर कोई राजा या सरकार अत्याचार करेगी तो जनता उसे गिरा देगी। और मान लीजिए कि अगर कोई राजा या तो सरकार अगर आएगा और यहाँ पे मनमानी करेगा ना, तो ये मनमानी ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। यहाँ के लोग क्या करेंगे? उसके सरकार को जो है वो गिरा देंगे। ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट में बताया गया है जन जागरण का स्वर। मीन्स दिनकर की कविताएं जो है ना सिर्फ वीरता ही नहीं बल्कि जनता को जगाने की भी कविताएं हैं। मीन्स ऐसा कहा गया है कि दिनकर जी की जो कविता है वो सिर्फ वीरता को ही नहीं दिखाता है बल्कि लोगों को जगाने का भी काम करता है। वे गरीबों, मजदूरों और किसानों की आवाज़ भी बने हैं। कौन बने हैं? तो दिनकर जी। ठीक है, और इसी के माध्यम से दोस्त वो क्या करते हैं? तो क्रांतिकारी और देशभक्ति की भावना को जागरूक करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि दिनकर जी की काव्यगत विशेषताएं, मीन्स कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। मीन्स दिनकर जी ने जो कविता लिखा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है ओजपूर्ण भाषा। उनकी कविता का पहला विशेषता क्या है? ओजपूर्ण भाषा। ओजपूर्ण मतलब उनकी भाषा में ताकत बहुत है। उनके शब्द जो है ना इस प्रकार के शब्द होते हैं जो सीधे दिल को छूते हैं और दिल में जो है ना जोश भर देते हैं।
कह रहा है सिंहासन खाली करो या ब्रज करो, संकल्प लो, अब स्वाधीन बनो। ठीक है, ये सब जो वर्ड आते हैं वो क्या करते हैं, दिल को झकझोर देता है ना। दूसरा कह रहा है राष्ट्र प्रेम की भावना, उनकी जो कविता होती है उसमें से राष्ट्र प्रेम की भावना जागती है। कह रहा है कि उनकी रचनाओं में देश को माँ की तरह पूजा गया है। उन्होंने भारत की मिट्टी, नदियों, सैनिकों और संस्कृति के प्रति जो है ना प्रेम दिखाया है। किन्होंने, तो दिनकर जी ने। ठीक है, तीसरा विशेषता उनका है क्रांतिकारी तेवर, मीन्स वे जो है ना अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ लिखते थे। उन्होंने सत्ता के खिलाफ भी आवाज उठाई, चाहे वह अंग्रेज हो या वो अन्य शोषक वर्ग हो। ठीक है, सभी के खिलाफ जो है ना उन्होंने क्या किया, आवाज उठाया था। चौथा उनकी जो विशेषता है वो समाज के हर वर्ग की चिंता करते हैं। कहा जाता है कि दिनकर जी केवल देशभक्ति ही नहीं बल्कि गरीबी, जातिवाद, श्रमिकों की हालत और शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी लिखते हैं। कौन, दिनकर जी जो हैं वो सिर्फ देशभक्ति के बारे में ही नहीं लिखते हैं बल्कि गरीबी के बारे में भी, जातिवाद के बारे में भी, श्रमिकों की हालत के बारे में और शिक्षा जैसे मुद्दों के बारे में भी वो लिखते हैं ताकि लोग जो वो क्या बन सके, जागरूक बन सके। फिर पांचवा उनका विशेषता है इतिहास और पौराणिक कथाओं का उपयोग। वो क्या करते हैं, तो अपनी कविताओं में जो है ना इतिहास को दोहराते हैं और पौराणिक मीन्स पुरानी जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं उसको भी दर्शाते हैं। कह रहा है उन्होंने रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं जैसे कर्ण, अर्जुन, कृष्ण आदि का प्रयोग किया और उन्होंने आधुनिक संदर्भ में इसको दिखाया, मीन्स आधुनिक तरीके से उसको दिखाने का प्रयास किया। इससे जो है हमारी सभ्यता के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में लोगों को पता चलता है। फिर छठा उनके जो काव्यगत विशेषताएं हैं, मीन्स कविता की विशेषताएं हैं, वह सरल लेकिन प्रभावशाली शैली, मीन्स वे इस प्रकार के शैली का उपयोग करते हैं। कह रहा है उनकी कविताओं की भाषा बहुत आसान है लेकिन उसमें गहराई होती है, आम आदमी भी इसको समझ सके, ऐसी भाषा का वो प्रयोग करते थे। तो यहां तक मेरे दोस्त हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त किया। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविताओं से देश की आज़ादी की लड़ाई को ताकत दिया, लोगों के दिलों में देश प्रेम और जागरूकता भरी। कह रहा है ना कि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या किया, तो अपनी कविताओं के माध्यम से देश की लड़ाई को ताकत दिया और लोगों में जो है देश के प्रति प्रेम को भरा। कह रहा है उनकी कविताएं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने और जागने के लिए भी प्रेरित करती है। ठीक है, आगे कहा जाता है कि उनकी रचनाएं आज भी स्कूलों, कॉलेजों, आंदोलनों और मंचों पर पढ़ी जाती है क्योंकि उनकी भावना, जोश और सच्चाई आज भी उतनी जरूरी है जितनी उस समय थी। मीन्स कहा जाता है ना कि उनका जो कविता है उसका उपयोग आज भी किया जाता है क्योंकि कविता है तो उसको आज भी पढ़ा गया है। ठीक है, वो कविता लिखा जाएगा तो पढ़ेगा ही लोग, है ना। क्या कि वे वाणी के वीर थे जिनके कलम ने राष्ट्र को एक नया दिशा दिया। क्या कहा जाता है, वे वाणी से वीर थे। वाणी से मतलब समझते हैं, बातों से वीर थे जिन्होंने अपने कलम के माध्यम से राष्ट्र को क्या किया था, एक नया दिशा दिया था। मीन्स कलम से इस प्रकार की कविता वो लिखे थे जिससे लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जगी थी, राष्ट्रीय चेतना की भावना जगी थी। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जिसमें एक नहीं 3 प्रश्न शामिल होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा ऐसे है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता में राष्ट्रीय भावना के स्वरूप की विवेचना करें। प्रश्न क्या कह रहा है कि अयोध्या सिंह जी का जो कविता है ना, उसमें से राष्ट्रीय भावना कैसे दिखाई देता है उसके बारे में बताइए। यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या तो फिर पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय के हरिऔध का काव्यगत परिचय दीजिए। मीन्स कविता में उनका क्या योगदान रहा है, ठीक है, क्या विशेषता है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय का, इसका पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय का, तो इनको जो है ना हरिऔध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरिऔध भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन आपको हरिऔध दे दे या तो पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय दे दे, आपको सेम आंसर लिखना है जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको लिखना है हरिऔध जी का परिचय। क्या लिखना है, हरिऔध जी का परिचय, और ऐसे स्टार्ट करना है कि हरिऔध जी जिन्हें पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म जो है ना
1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। क्या कहा गया कि हरिऔध जी, जिनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है, इनका जन्म जो हुआ था 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। कहा जाता है कि वे एक बड़े हिंदी कवि के लेखक थे। मीन्स कहा गया कि वे जो है ना हिंदी के एक बड़े कवि थे, है ना। उन्होंने हिंदी भाषा को बहुत आगे बढ़ाया। किन्होंने? तो हरिऔध जी ने क्या किया? हिंदी भाषा को बहुत आगे तक बढ़ाया। अब कैसे आगे बढ़ाया ये चीज़ हम लोग विस्तार से समझेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि हरिऔध जी को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकवि भी कहा जाता है। क्या कह रहा है कि हरिऔध जी जो हैं उनको खड़ी बोली हिंदी का, किसका? खड़ी बोली हिंदी जो है इसके पहला महाकवि कहा जाता है इनको। किनको? हरिऔध जी को, मिस अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को। कहा जाता है मेरे दोस्त कि उन्होंने अपनी कविताओं में देश प्रेम, समाज सेवा और संस्कृति की बातें बहुत सुंदर तरीके से लिखी है। किन्होंने? तो हरिऔध जी ने क्या किया? अपनी कविताओं में देश प्रेम के बारे में वर्णन किया है, समाज सेवा के बारे में और संस्कृति की बातें को जो है ना बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किए हैं। क्या है? उनका निधन 16 मार्च 1947 को हुआ। उनका जो मृत्यु हुआ था वो 16 मार्च 1947 को हुआ, जब देश स्वतंत्रता के करीब था। मीन्स जब देश आज़ादी के करीब था तब इनका मृत्यु हुआ था। तो इस प्रकार से हम लोग इसके परिचय को स्टार्टिंग में लिख देंगे। अब क्वेश्चन ऐसे कहा था कि हरिऔध जी का काव्यगत परिचय दीजिए। हरिऔध जी का क्या करिए? काव्यगत मीन्स कविता के माध्यम से उनका परिचय दीजिए, है ना। तो कहा जाता है कि हरिऔध जी ने जब कविता लिखनी शुरू की तब ज्यादातर कविताएं जो है वो ब्रज भाषा में होती थी। क्या कह रहा है कि हरिऔध जी ने जब कविता लिखना शुरू किया था ना तब ज्यादातर कविताएं जो होती थी वो ब्रज भाषा में होती थी। किसमें? ब्रज भाषा में। लेकिन हरिऔध जी ने खड़ी बोली हिंदी को अपनाया और दिखाया कि खड़ी बोली में भी सुंदर कविताएं लिखी जा सकती है। लेकिन उस समय हरिऔध जी ने क्या किया? ब्रज भाषा को छोड़ करके खड़ी हिंदी बोली का उपयोग किया, है ना, और ये लोगों को दिखाया कि खड़ी बोली में भी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी जा सकती है। इसलिए आज जो है हरिऔध जी को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। किनको? तो हरिऔध जी को जो है क्या कहा जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। अब उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उनके प्रमुख रचनाओं में से पहला हमारा है प्रिय प्रवास। क्या है? प्रिय प्रवास, जिसको खड़ी बोली में पहला बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है वैदेही वनवास, तीसरा है कवितावली, चौथा है नीलोत्पल, है ना। इस प्रकार की कविताएं वो लिखे थे, ठीक है। कहा जाता है कि इसमें से एक जो कविता था प्रिय प्रवास, क्या? प्रिय प्रवास, उसमें से उन्होंने भगवान विष्णु की मीन्स भगवान कृष्ण की कथा को एक सुंदर और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। मीन्स उनका एक जो कविता है प्रिय प्रवास, उसमें से उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में और कथाओं के बारे में एक सुंदर और भावनात्मक प्रस्तुत किया है, ठीक है। किन्होंने? हरिऔध जी ने। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि हरिऔध जी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना मीन्स देशभक्ति की भावना कैसे दिखती है उसके बारे में बताइए। तो कहा जाता है कि हरिऔध जी की कविताओं में देश के लिए प्यार और सेवा का भाव बहुत साफ दिखता है। कौन सा? तो हरिऔध जी की जो कविता है उसमें से देश के लिए प्यार और सेवा का जो भावना है ना वो बहुत साफ साफ दिखता है। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के समय में लोगों को जागरूक करने का काम किया। उन्होंने क्या किया? तो अंग्रेजों की गुलामी के समय में लोगों को जागरूक करने का काम किया। वे मानते थे कि कविता का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं बल्कि लोगों को जगाना और सही रास्ता दिखाना है। ये कौन कहते थे? तो हरिऔध जी कहते थे कि जो कविता होता है उसका असली मकसद लोगों को मनोरंजन करवाना नहीं, इंजॉय करवाना नहीं, बल्कि उनको सही रास्ता दिखाना होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे कहा था कि हरिऔध जी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना को दर्शाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनके कविताओं के माध्यम से उनके देशभक्ति की भावना को दर्शाया गया है। कहा जाता है कि वे जो है ना भारत माता के लिए प्रेम रखते हैं। वे अपनी कविताओं में भारत माता के लिए क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। कैसे? कह रहा है कि हरिऔध जी भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि माँ मानते थे। कौन? हरिऔध जी जो है ना भारत को केवल एक देश नहीं मानते थे बल्कि माँ मानते थे। उनकी कविताओं में भारत माता के लिए भक्ति और आदर की भावना झलकती है। किनके कविताओं में? तो हरिऔध जी के कविताओं में, ठीक है। कह रहे वे कहते हैं कि देश की सेवा करना हर नागरिक का धर्म है। कौन कहते हैं? तो हरिऔध जी कहते हैं कि देश की सेवा करना हर नागरिकों का क्या होता है? धर्म होता है। देखिए
उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो उनका एक कविता था, माँ का आंचल कितना प्यारा है, इसके नीचे ही सारा संसार हमारा है। ठीक है, इस प्रकार की कविताएं वो लिखे थे। फिर दूसरी उनकी विशेषता है गुलामी के खिलाफ भावना। वे अपनी कविताओं में गुलामी के खिलाफ भी लिखे थे। ठीक है, कह रहे कि हरिऔध जी की कविताओं में गुलामी की पीड़ा भी दिखाई देती है। वे चाहते थे कि भारत स्वतंत्र और स्वाभिमानी देश बने। वे ये चाहते थे ना कि हम भारत के लोग जो गुलामी के जंजीर में बंधे हुए हैं वो गुलामी से आज़ाद हो जाएं। उसके साथ साथ कहा जाता है कि हरिऔध जी ने अंग्रेजों की आलोचना करते हुए, बुराई करते हुए ऐसा कहा था कि ऐसा जीवन किस काम का जिसमें सम्मान ना हो। ये किसने कहा था? हरिऔध जी ने, है ना। देखिए, अर्थात उन्होंने ऐसा कहा था, उनकी कविता में ऐसा कहा गया था कि ना चाहिए वैभव वह जिसमें स्वतंत्रता ना हो, ना चाहिए जीवन वह जिसमें दास्तां ना हो। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो किसने कहा था? तो हरिऔध जी ने कहा था। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि ऐसा जीवन किस काम का हो जिसमें आज़ादी ना हो। ये किसने कहा था? तो हरिऔध जी ने कहा था। मतलब इसके माध्यम से वो राष्ट्रीय चेतना की भावना दिखाते हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना को दिखाते हैं। फिर तीसरा कह रहा है संस्कृति और इतिहास पर गर्व। हरिऔध जी ने अपनी कविताओं में लोगों को अपने देश के संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने की बात कही। क्या कह रहा है? हरिऔध जी ने क्या कहा? तो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को कहा कि हमें अपनी संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली इतिहास पे जो ना गर्व करना चाहिए। उन्होंने राम, कृष्ण और भारत के वीर योद्धाओं की कथाएं लिखी ताकि लोग उससे प्रेरणा ले सके। उन्होंने क्या किया? तो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, भगवान श्री राम, कृष्ण और भारत के जो वीर योद्धाएं हैं उसके बारे में कथाएं लिखी, कहानियां लिखी ताकि लोग उसको पढ़ें और उससे सीख ले सकें। उनका उद्देश्य था कि हम अपने अतीत पर गर्व करें और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। ये कौन चाहते थे? तो हरिऔध जी चाहते थे। फिर मेरे दोस्त, क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि हरिऔध की काव्य विशेषताएं, मीन्स हरिऔध जी की जो कविताएं हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, मीन्स कविता की खास बातें क्या क्या है। तो कविता की खास बातें की बात करें तो पहला है साफ और सरल भाषा। मीन्स वे जो कविता लिखते थे वो बिल्कुल साफ और सरल भाषा में लिखते थे, मीन्स आसान भाषा में लिखते थे। कह रहा है कि हरिऔध जी की भाषा साफ, शुद्ध और समझने में आसान होती थी। उन्होंने खड़ी बोली को कविता की भाषा बना दिया। मीन्स हरिऔध जी ने जिन भाषा का उपयोग किया वो भाषा काफ़ी शुद्ध और साफ थी, है ना, और समझने में भी क्या थी? आसान थी। ठीक है, कह रहा है कि यह जो कविता थी वो भावनाओं से भरी कविता होती थी। मीन्स उनकी कविताओं में देशभक्ति, संस्कृति प्रेम, नीति और आदर्श जीवन की बातें कही जाती थी। फिर तीसरी उनकी विशेषताएं हैं पौराणिक कहानियों का उपयोग। कह रहा है उन्होंने रामायण और महाभारत की कथाओं को नए ढंग से पेश किया, जैसे कि प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण की कथा के माध्यम से लोगों को धर्म, कर्म और प्रेम का रास्ता बताया। किन्होंने? तो हरिऔध जी ने। ठीक है, इसके माध्यम से लोग जो है ना अपने धर्म को समझे, अपने कर्म को समझे और प्रेम के रास्ता को भी चुने थे। फिर चौथे उनकी विशेषता है जन जागरण का प्रयास। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को जगाने का प्रयास किया। कैसे? कह रहा हरिऔध जी चाहते थे कि आम जनता पढ़ करके जागे, सोचे और देश की सेवा करे। उनकी कविताएं सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि संदेश देने वाली भी थी। किनकी कविताएं? तो हरिऔध जी की कविताएं। तो यहां तक मेरे दोस्तों हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त किया। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में इस प्रकार से लिखेंगे दोस्त कि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध कहा जाता है, ये हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ये क्या थे? हिंदी साहित्य के महान कवि थे। उन्होंने हिंदी को जो है ना क्या किया, एक नया दिशा दिया और खड़ी बोली में कविता लिख करके उसे क्या किया, लोकप्रिय बनाया और देश के लिए जो है प्रेम की भावना को जगाया। किन्होंने? पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, है ना। कहा जाता है कि उनकी कविताएं जो है ना हमें देश से प्रेम करना, अपने कर्तव्यों को समझना और सच्चाई के रास्तों पर चलना सिखाती है। किनकी कविताएं? तो हरिऔध जी की कविताएं। कहा जाता है कि उनकी रचनाएं आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। किनकी रचनाएं? तो हरिऔध जी की रचनाएं। इसलिए उन्हें देशभक्ति और खड़ी बोली कविता के अग्रदूत के रूप में भी हमेशा याद किया जाता है। ठीक है, और याद किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा है, रामनरेश त्रिपाठी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना और जन चेतना के स्वरूप का मूल्यांकन करिए। प्रश्न क्या है कि रामनरेश त्रिपाठी जी का जो कविता है उसमें से उन्होंने किस प्रकार से राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चेतना मीन्स जन चेतना का वर्णन किया है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, यही प्रश्न दोस्तों आपको ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि रामनरेश त्रिपाठी के काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करें। मीन्स रामनरेश त्रिपाठी जो कविता लिखते हैं उनकी कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर रामनरेश त्रिपाठी जी का, तो कहा जाता है कि वे एक महान कवि थे, मीन्स प्रसिद्ध कवि थे। कौन? रामनरेश त्रिपाठी जी, जो अपने कविताओं में राष्ट्र के प्रति एकता, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति और प्रेम की भावना दिखाते थे। उसके साथ साथ वे जो है ना लोगों को जागृत करने का प्रयास करते थे। जागृत मतलब समझते हैं, लोगों को जगाते थे कि उठो और तुम क्या करो, अपने लिए लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो। ठीक है, और अपने देश को क्या करो, मजबूत करो। ये कौन बताते थे? तो रामनरेश त्रिपाठी जी कहते थे अपने कविताओं के माध्यम से। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर रामनरेश त्रिपाठी जी कौन थे और इनकी क्या क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, में से उनकी कविताएं की क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो सबसे पहले मेरे दोस्त लिखेंगे रामनरेश त्रिपाठी का परिचय। लिखेंगे इस प्रकार से कि रामनरेश त्रिपाठी जी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे मेरे दोस्त? उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कविताओं में देश प्रेम, समाज की सच्चाई और आम लोगों की भावनाओं को बहुत ही सुंदर और सरल भाषा में लिखा है। किन्होंने? तो रामनरेश त्रिपाठी जी ने अपनी कविताओं में देश प्रेम के बारे में बताया है, समाज की सच्चाई को उजागर किया है तथा आम लोगों की भावनाओं को बहुत ही सुंदर और सरल भाषाओं में बताया है, ताकि लोग जो है आसानी से उसको पढ़ के समझ सके। ठीक, आगे लिखेंगे कि वे ऐसे समय में लिख रहे थे जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। मीन्स वे अपनी कविता उस समय कंप्लीट करते हैं, उस समय लिखते हैं जब हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम था। उस समय उनकी कविताएं लोगों को देश के लिए जागरूक करने का काम करती थी। उस समय उनकी जो कविताएं थी ना वो क्या करती थी? तो लोगों को जागरूक करने का कार्य करती थी, क्योंकि वे जो है अपनी कविता में देशभक्ति के बारे में लिखते थे, समाज की सच्चाई के बारे में लिखते थे, उसके साथ साथ अंग्रेजों की बुराई करते थे, है ना। और जब इस प्रकार से बुराई किया जाता था अंग्रेजों का, समाज की सच्चाई बताई जाती थी, तो लोग जो है देश के प्रति क्या होने लगे? एकजुट होने लगे, है ना। और लोगों के मन में देशभक्ति की भावना आने लगी और यहीं से आज़ादी का दौर शुरू होता है और उनके मन में आज़ादी के लिए प्रस्ताव शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि उनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना का वर्णन करिए। उनकी कविताओं में मीन्स रामनरेश त्रिपाठी जो कविता लिखे हैं उनकी कविताओं में राष्ट्रीय भावना क्या है, राष्ट्र के प्रति कौन सी भावना झलकती है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो कहा जाता है कि रामनरेश त्रिपाठी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना गहराई से दिखाई देती है, अर्थात देश के लिए प्यार और सेवा की भावना साफ दिखती है। उन्होंने भारत माता, आज़ादी और देश के वीरों के बलिदान की बातें किया है। किन्होंने? रामनरेश त्रिपाठी जी ने। कहा जाता है कि उनकी कविताएं लोगों को देश से प्रेम करने और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देती है। किनकी कविता? तो रामनरेश त्रिपाठी जी की कविता। कह रहा है कि उसका वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है और इसके कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं का वर्णन जो है निम्नलिखित रूपों में किया गया है, जिसमें से पहला हमारा राष्ट्रीय भावना आता है देशभक्ति की भावना। क्या आता है? देशभक्ति की भावना। मिस कह रहा है कि वो उनकी जो कविता होती थी उसमें से देशभक्ति की भावना होती थी। कैसे? कह रहा है कि रामनरेश त्रिपाठी की कविता देश से प्रेम करने की बात करती थी। वे कहते थे कि हमें अपने देश के लिए जीना और मरना चाहिए। कौन कहते थे? रामनरेश त्रिपाठी जी, है ना। कहा जाता है कि वे भारत माता को अपनी माँ मानते थे और उसके लिए बलिदान देना सबसे बड़ा काम समझते थे। कौन समझते थे ऐसा? तो रामनरेश त्रिपाठी जी कहते थे कि भारत माता हमारी माँ है और हम उसके लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं, हमें मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। ये कौन कहते थे? रामनरेश त्रिपाठी जी। फिर उनकी दूसरी विशेषता है, या तो कह सकते हैं कि दूसरी उनकी राष्ट्रीय भावना है जनता को जागरूक करना। मीन्स वे अपनी कविताओं के माध्यम से जनताओं को जागरूक भी करते थे, है ना।
कह रहा उन्होंने कविताओं में यह बताया कि भारतवासी बहुत पीड़ा में है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को ये दिखाया और ये बताया कि भारतवासी जो है ना बहुत अधिक पीड़ा में है, बहुत समस्या में है ना। किसान गरीब है, मजदूर दुखी है, स्त्रियां दुख झेल रही है ना। ये सब बातें जो है किसने लिखा? तो रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा। ठीक है, कहा जाता है कि वे चाहते थे कि जनता इन तकलीफों को समझे और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाए। वे ऐसा चाहते थे कि जनता जो है अपनी समस्याओं को समझे और अपनी समस्याओं को समझ करके अंग्रेजों के खिलाफ क्या करे? आवाज़ उठाए। ठीक है, ये कौन चाहते थे? तो रामनरेश त्रिपाठी जी चाहते थे। फिर तीसरा उनके कविताओं में जो बताया गया है वो गुलामी से मुक्ति की प्रेरणा दिया गया। क्या दिया गया? गुलामी से मुक्ति में से आज़ाद होने के लिए प्रेरणा दिया गया। ठीक है, कह रहा है उनकी कविताओं में यह भावना है कि भारत को आज़ाद होना चाहिए। उनकी कविताओं में उन्होंने ये भावना दिया है, ये बातें कही है कि भारत को क्या होना चाहिए? आज़ाद होना चाहिए। वे अंग्रेजों की गुलामी को बुरा मानते थे और चाहते थे कि हर भारतवासी आज़ादी के लिए कोशिश करे। वे ऐसा चाहते थे ना कि जितने भी भारतवासी हैं सभी के मन में राष्ट्रीय भावना आनी चाहिए, राष्ट्रीय प्रेम आनी चाहिए, तभी हमारा भारत आज़ाद हो सकेगा। ठीक है, फिर चौथा, वे अपनी कविताओं में जो भावना लाते थे वो सामाजिक सुधार की बातें करते थे। ठीक है, वो समाज को भी सुधारना चाहते थे। कैसे? कह रहा कि रामनरेश त्रिपाठी ने समाज में फैली बुराइयों का भी आलोचना किया। किन्होंने? रामनरेश त्रिपाठी जी ने समाज में फैली बुराइयों का भी आलोचना किया, बुराई किया, जैसे कि बाल विवाह, स्त्रियों की पढ़ाई की कमी, छुआछूत आदि, ये सारे चीज़ों को जो है ना उन्होंने क्या किया? विरोध किया। कहा जाता है कि वे चाहते थे कि समाज बदले और सभी लोग बराबरी से जिए। कौन चाहते थे ऐसा? तो रामनरेश त्रिपाठी जी चाहते थे कि समाज बदले और हमारा समाज ऐसा हो कि सभी लोग एक बराबरी में यहाँ पे जीवन जिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि आखिर वो किस प्रकार के राष्ट्रीय भावना का उपयोग अपने कविताओं में करते थे। ठीक है, अब हमारा एक और टॉपिक यहाँ पे था रामनरेश त्रिपाठी की काव्यगत विशेषताएं। मिस रामनरेश त्रिपाठी जी की जो कविता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि रामनरेश त्रिपाठी की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया। इनके जो कविता का विशेषता है उसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। पहला विशेषता क्या है? बहुत सरल भाषा। मीन्स वे अपनी कविता में इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते थे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको पढ़ सके, है ना। वही कहा गया मेरे दोस्त कि उनकी कविताओं में भाषा बहुत ही आसान होती थी, जिसे पढ़ करके आम आदमी भी उसे समझ सकता था। उन्होंने कठिन शब्दों का कम उपयोग किया। ठीक है, मीन्स बिल्कुल आसान शब्दों का प्रयोग किया, है ना। तो ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता देशभक्ति से भरी हुई। उनका जो कविता था वो देशभक्ति से भरा हुआ होता था। कह रहा है उनके ज़्यादातर कविताएं देश से प्रेम और सेवा की बातें करती थी, जैसा कि चलो देश की सेवा में जीवन लगाएं, इस प्रकार की कविताएं वो लिखते थे, है ना। और इस तरह के पंक्तियों से युवाओं को वो प्रेरित करते थे। फिर तीसरा उनकी विशेषता है भावना से भरपूर। उनकी जो कविता होती थी वो भावना से भरा हुआ होता था। कैसे? कह रहा है उनकी कविताओं में भावना होती थी, जैसे कि दुख, प्रेम, पीड़ा और खुशी, सबका सुंदर चित्रण वो करते थे। ठीक है, कह रहा कि पढ़ने वालों को ऐसा लगता था कि यह कविता उसी की बातें कह रही है। और जब लोग पढ़ते थे ना तो उन्हें ये लगता था कि जो कविता है वो उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। फिर चौथी उनकी विशेषता है प्रेरणा देने वाली कविताएं। मीन्स वो इस प्रकार की कविता लिखते थे जिससे लोगों को सीख मिलता था। कह रहा है उनकी कविताएं सिर्फ बातें ही नहीं करती थी बल्कि लोगों को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करती थी, है ना। जैसे कि देश की सेवा करना, समाज में बदलाव लाना, इस प्रकार के प्रेरणा जो है ना ये कविताएं उनको लोगों को देती थी। ठीक है, फिर पांचवा उनका विशेषता है गाँव और लोगों से जुड़ी हुई। यह जो कविता है वो गाँव और लोगों से जुड़ी हुई थी। कैसे? कह रहा है उनकी कविताओं में किसान, गांव, खेत, त्योहार जैसे चीज़ों का सुंदर वर्णन है। किनकी कविताओं में? तो रामनरेश त्रिपाठी जी के कविताओं में जो है ना किसानों के बारे में, गांव के बारे में, खेत खलिहानों के बारे में, त्योहारों के बारे में सुंदर वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि वे आम जनता के बहुत करीब थे। ठीक है, फिर छठा उनका विशेषता जो है, उनके कविता का जो विशेषता है वो है गीत जैसा स्वरूप। में उनका कविता ऐसा होता था कि लोग जो है ना उसको पढ़ते तो थे ही, बल्कि उसके साथ साथ उसको गाया भी करते थे। वही कह रहा है कि उनकी कविताओं में लय होती थी, यानी कि उन्हें गाया भी जा सकता था। यही वजह है कि उनकी कविताएं लोगों को जल्दी याद हो जाती थी। ठीक है, आप देखते होंगे
कि जब आपके घर वगैरह से, घर के पास से डीजे वगैरह गुजरता है ना, और उसमें गाना जब बजता है तो वो गाना आपके माइंड में तुरंत याद हो जाता है, ठीक है, और आपका माइंड तुरंत वहाँ चला जाता है। तो वही कह रहा है कि कोई चीज़ को अगर आप गीत के जैसे याद करें तो वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली जान गया कि आखिर रामनरेश त्रिपाठी जी कौन थे, किस प्रकार से इनकी कविता में विशेषताएं थी, और किस प्रकार से ये जो है अपनी कविता में राष्ट्रीय भावना को दिखाए थे। अब बात आती है मेरे दोस्त इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि रामनरेश त्रिपाठी की कविताएं केवल साहित्य ही नहीं बल्कि वे एक संदेश भी थी, जैसा कि देश से प्रेम करो, समाज को सुधारो और जनता को जगाओ। मैं कह रहा ना कि रामनरेश त्रिपाठी जी का जो कविता है वो सिर्फ एक कहानी ही नहीं था बल्कि वह एक संदेश भी था। वो संदेश भी देता है, जैसे कि देश से प्रेम करने के लिए संदेश देना, समाज को सुधारने का प्रेरणा देना और जनता को जगाने का प्रेरणा देना। तो उम्मीद करें मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है ना। और ये जो प्रश्न है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न दोस्तों हमारा ऐसे है कि आधुनिक राष्ट्रवादी कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक राष्ट्रवादी कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मिस बताइए कि आखिर मैथिली शरण गुप्त कौन थे, है ना, इनके बारे में बताना है, इनके जीवन कथाओं के बारे में बताना है, ठीक है। यही क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा के आपको ऐसे पूछ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्यात्मक विवरण दीजिए। में से उनकी जो कविता है उनकी कविता के अनुसार से क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। या तो कह सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक विवरण दीजिए। बस आपको क्वेश्चन में देखना है कि मैथिली शरण गुप्त है कि नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपको मैथिली शरण दिख जाता है तो आपको सेम आंसर लिखना है, वही आंसर लिखना है जो मैं आपको आज के वीडियो में दोस्तों बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग जानेंगे परिचय, और परिचय में जानेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में, है ना। तो कहा जाता है दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। कौन, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जो है वो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें भारत भारती कह के सम्मानित किया गया। क्या कहा गया, तो इन्हें जो है ना भारत भारती के नाम से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ऐसे कौन से हिंदी कवि थे या तो हिंदी साहित्य के कवि थे जिन्हें भारत भारती के नाम से कह के पुकारा गया। तो मैथिली शरण गुप्त को जो है ना भारत भारती के नाम से कह के पुकारा गया था या तो सम्मानित किया गया था, है ना। कहा जाता है दोस्त कि महात्मा गांधी भी उसके काव्य से प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। कौन, तो महात्मा गांधी ने जब उनके काव्यात्मक विशेषताओं को सुना, जब उनके कविताओं को देखा तो उनके कविताओं से प्रभावित होकर के जो है ना महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि का उपाधि दिया। किसका, राष्ट्रकवि, राष्ट्र मतलब पूरे देश का कवि, है ना। कह रहा कि क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं से देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना को सुंदर और बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त किया। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा दिया, इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से देश प्रेम को उजागर किया, राष्ट्रीय भावना को जो है ना बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया, जिसका प्रभाव मनुष्यों के हृदय पे जो है ना पड़ा और मनुष्य जो है राष्ट्रीय चेतना को जगाने में क्या हुए, सफल हुए। मिस मनुष्यों के दिलों में जो है देशभक्ति की आग जो है वो पैदा होने लगी, ठीक है। आगे कहा गया मेरे दोस्त कि उनका जन्म जो है ना 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव में हुआ था। किनका जन्म, तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है वो 3 अगस्त 1886 ईस्वी को दोस्त चिरगांव में हुआ था, जो अभी कहाँ है, तो झांसी और उत्तर प्रदेश में है, मतलब उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित ये है। कहा जाता है कि वे जो है बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते थे। कौन, मैथिली शरण गुप्त, और जल्दी ही कविता लिखने लगे थे। उनकी भाषा बहुत ही साफ और सरल होती थी। वे जो भाषा लिखते थे, जो कविता लिखते थे, वो बिल्कुल सरल होती थी, मीन्स आसान होता था और साफ सुथरा होता था। कह रहा है कि वे जो कविता लिखते थे वो बिल्कुल आसान और साफ सुथरा होता था, जिससे लोग उनकी कविता को आसानी से समझ जाते थे और आसानी से पढ़ पाते थे। तो इस प्रकार से हम लोग इसके परिचय में लिखेंगे दोस्त।
अब हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी कवि के रूप में इनका क्या योगदान रहा, किनका? मैथिली शरण गुप्त जी का। तो कहा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त का समय काल वह था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। मीन्स वे उस समय कविता लिख रहे थे जिस समय हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम था, ठीक है। और जब अंग्रेजों के गुलाम था उस समय इन कवि ने आखिर क्या योगदान निभाया? तो कहा जाता है कि उस समय के बहुत से कवि और लेखक ने क्या किया, देशभक्ति की भावना को अपने लेखन में दिखा रहे थे। उस समय ऐसे बहुत सारे कवि आए थे जो क्या कर रहे थे, अपने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति को उजागर कर रहे थे। उसी समय मैथिली शरण गुप्त ने भी जो है ना क्या किया, तो अपनी कविताओं के माध्यम से जनता को देशभक्ति, स्वाभिमान और आज़ादी के महत्व को बताया, ठीक है। अब ये सोचे कि नहीं, अगर सब कर रहा तो हम पीछे छूटेंगे क्या, हम पीछे रहेंगे क्या? नहीं, हम पीछे रहेंगे नहीं। और इन्होंने भी क्या किया, तो जनता को देशभक्ति, स्वाभिमान और आज़ादी के महत्व को जो है ना अपने कविताओं के माध्यम से बताया। इसके माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से बताया, ठीक है। तो ये उनका योगदान रहा था। आगे कह रहा है कि उनकी कविता लोगों के मन में देश के लिए कुछ करने की भावना जगाती है। उनका जो कविता था ना, उनकी कविता को पढ़ने के बाद जो है, मैंने आपको कहा था कि लोगों के मन में जो है, लोगों के दिलों में जो है देश के लिए कुछ करने की भावना जगाती है ना। उन्होंने भारत की अतीत की महानता, वर्तमान की गुलामी और भविष्य की आशा को अपने शब्दों में पिरोया। क्या कह रहा है कि उन्होंने भारत की अतीत को बताया कि भारत का इतिहास क्या रहा है और इसका क्या महानता रही है। उसके साथ साथ वर्तमान की गुलामी, अंग्रेज जो हम पे गुलामी कर रहे हैं, हम पे जो अत्याचार कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं, उसके बारे में बताया। उसके साथ साथ भविष्य की आशा कि हमारा भविष्य कैसा हो सकता है अगर हम लोग आज भी गुलाम हैं और गुलामी की तरह ही जिएंगे, तो हमारा भविष्य जो है वो कभी सुधर सकता नहीं है। मीन्स वो भविष्य की बातें भी करते हैं। कौन करते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त करते हैं, ठीक है। कहा जाता है मेरे दोस्त कि उनकी कविता भारत भारती उस समय बहुत लोकप्रिय हुई, जिसमें भारत का गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता की बात कही गई। कह रहा ना कि उनकी एक कविता आई थी, क्या? भारत भारती, और उनको भारत भारती के नाम से भी पुकारा जाता है ना। तो उनका एक कविता आया था भारत भारती। उस कविता के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, तो भारत के गौरवशाली इतिहास को बताया था, उसके संस्कृति को बताया था और आज़ादी की बात कही थी। और जब ऐसा बात कहा तो उनका ये जो किताब था, ये जो कविता था, वो लोगों के दिलों में बस गया, है ना। और लोगों को राष्ट्र से क्या होने लगा, प्रेम होने लगा, ठीक है, अपने देश से प्रेम होने लगा। अब देखिए क्वेश्चन हमारा था कि मैथिली शरण गुप्त के काव्यात्मक विवरण दीजिए, मीन्स कविता की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हमें बताइए। तो कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं की कई खास बातें हैं, जिसमें से पहला आता है दोस्तों देशभक्ति से भरी कविताएं। उनकी जो कविताएं होती है वो देशभक्ति से भरी हुई होती है। कैसे? कह रहा है कि उनकी कविताएं देश से प्रेम करने की भावना से भरी हुई होती है। उन्होंने देश को माँ के रूप में देखा। किन्होंने? तो मैथिली शरण गुप्त ने देश को जो है माँ के रूप में देखा और उनकी सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। कहा कि अगर आप देश की सेवा करते हैं तो ये सबसे बड़ा आपका क्या है, धर्म है। किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त ने कहा। तो ये जो है उसकी प्रथम विशेषता है। उदाहरण के तौर पे देखिए दोस्त, तो कह रहा है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, है ना। ये उनकी एक कविता है और यह पंक्ति हमें अपने अतीत और भविष्य पर सोचने को मजबूर करती है, ठीक है, कि हम कौन थे पहले, कैसे थे, क्या हो गए अभी, कि हमारा स्थिति क्या है और हम क्या होंगे अभी, है ना। ये हमारे पास्ट को दिखाता है, प्रेजेंट को दिखाता है और फ्यूचर को भी बताता है। फिर मेरे दोस्त इनकी दूसरी काव्यात्मक विशेषताएं हैं, इस कविता की दूसरी विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति का सम्मान। कह रहा है कि गुप्त जी के कविताओं में रामायण, महाभारत, भगवान राम, सीता, कृष्ण, यशोधरा जैसे पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन मिलता है। वे भारतीय धर्म और संस्कृति को बहुत मानते थे और उसे अपने काव्य का हिस्सा बनाते थे, ठीक है। और देखिए जब ये क्या करते थे, अपने कविताओं में रामायण, महाभारत, भगवान राम, सीता, ठीक है, कृष्ण जी, है ना, सबकी लीलाओं के बारे में बताते थे, उनके पात्रों के बारे में बताते थे, तो लोग जो है ना रुचि लेते हैं उसको पढ़ने में, ठीक है। और कहते हैं कि वे जो है ना भारतीय धर्म और संस्कृति को बहुत ज्यादा मानते थे। कौन? गुप्त जी, ठीक है। आगे कहा गया दोस्त
इनका तीसरा विशेषता है नारी सम्मान का चित्रण। वे नारियों का भी सम्मान करते थे। कह रहा है उन्होंने नारी के महत्व को बहुत सुंदर ढंग से दिखाया। उनकी प्रसिद्ध रचना साकेत में उर्मिला को एक आदर्श पत्नी और नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। मीन्स उनका जो कविता था उसमें से उन्होंने नारियों के बारे में एक अच्छा संदेश दिया, है ना, जो त्याग और सेवा का प्रतीक है। ठीक है, मतलब उनका एक कविता है जिसमें से एक लेडीज होती है जिनका नाम होता है उर्मिला, है ना, उसमें से वो दिखाए थे कि ये एक आदर्श पत्नी है और एक आदर्श नारी है जो त्याग और सेवा दोनों का प्रतीक है। फिर मेरे दोस्त चौथा इनका विशेषता है सरल भाषा और छंदबद्ध शैली। मतलब कहा गया तो मतलब कहा गया कि मैथिली शरण गुप्त की भाषा खड़ी बोली हिंदी में होती थी जो आसान और समझने योग्य थी। उन्होंने अपनी रचनाएं छंदबद्ध शैली में लिखी जिससे उनमें लय और संगीत जैसा प्रभाव आता। देखिए क्या कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविताएं थी वो बेहद ही आसान भाषा में लिखा गया। ठीक है, और इस तरीके से लिखा गया कि लोग उसको गीत के जैसा गा करके पढ़ सकते हैं। किसी भी चीज़ को अगर गीत के जैसा गा करके पढ़ा जाता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा रुचि आता है उसमें और लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये इसकी चौथी विशेषताएं थी। अब क्वेश्चन हमारा ऐसे था कि मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक योगदान बताइए। मैं साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा। तो लिखेंगे ऐसे कि मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी कविता को एक नया रूप दिया। किसने दिया? तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, हिंदी कविता को एक नया रूप दिया। पहले कविता ब्रज भाषा में होती थी लेकिन गुप्त जी ने खड़ी बोली हिंदी को कविता का आसान भाषा बनाया। ठीक है, और इससे जो है हिंदी कविता ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकी, है ना। पहले जो भाषा होती थी वो ब्रज भाषा होती थी जो लोग सारे समझ पाते नहीं थे। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, तो खड़ी बोली हिंदी का उपयोग अपने कविता में किया और इसके बाद से ज़्यादा लोग जो है इनसे जुड़ने लगे। कह रहा उनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो इस प्रकार से है। पहला उन्होंने जो रचना किया था वो भारत भारती किया था जिसमें से देशभक्ति और संस्कृति पे आधारित है ना। दूसरा साकेत जिसमें से रामायण की कथा में उर्मिला का चरित्र के बारे में बताया गया। तीसरा उनका रचना है पंचवटी जिसमें से वनवास की घटनाओं पर आधारित कहानियां बताई गई। चौथा जयद्रथ वध के बारे में बताया गया, बस महाभारत से प्रेरित था ये कहानी। पांचवा यशोधरा के बारे में बताया गया, बस भगवान बुद्ध और उनकी पत्नी की कथा कहानी इसमें बताया गया, है ना। तो ये सब जो रचनाएं थी वो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं है। अब देखिए बात करें विषय वस्तु का, इसमें से क्या क्या वो विषय वस्तु रखते थे। अगर कविता लिखते थे तो क्या क्या चीज में दर्शाते थे। कह रहा है उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से देश प्रेम होता था, धर्म के बारे में बताया जाता था, नीति, त्याग, सेवा, बलिदान और सामाजिक सुधारों के विषय मिलते हैं। किनके कविताओं में? तो मैथिली शरण गुप्त के कविताओं में। आगे कह रहा है कि सम्मान और पद, इन्हें कौन कौन सा सम्मान और पद प्रदान किया गया। तो कह रहा है कि उन्हें जो है ना राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया। किन्हें? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया। दूसरा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया, ये बहुत बड़ी सम्मान हो गई। ठीक है, आगे कह रहा है कि वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कौन? मैथिली शरण गुप्त जो है ना राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। तो ये सब सम्मान और पद जो है ना मैथिली शरण गुप्त जी को दिया गया था। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी भी उनके काव्य से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन? तो महात्मा गांधी जो है ना उनके कविता से काफी प्रभावित थे। ठीक है, तो यहां तक मेरे दोस्त हम लोगों ने ये क्वेश्चन को बिल्कुल आसान शब्दों में जाना और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं मेरे दोस्त सारे के सारे प्रश्न मैंने कंप्लीट करवा दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, मिस कहें तो आपका जो हिंदी है, हिंदी मेजर पेपर की पूरी तैयारी मैंने करवाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका अन्य जो सब्जेक्ट है जो माइनर पेपर है उसका कमेंट मुझे जरूर करिएगा ताकि जल्द से जल्द मैं उसकी भी तैयारी आपको करवा सकूं, है ना। अब देखिए बारी आती है अंत में निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? तो निष्कर्ष में वही लिखना है जो आपको ऊपर में समझ में आया। ऊपर में क्या समझ में आया? तो कहा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे कवि थे जिन्होंने कविता के माध्यम से देश और समाज को एक नया दिशा दिया, है ना। उन्होंने देशभक्ति, संस्कृति, नारी सम्मान, सामाजिक चेतना को अपनी कविताओं का विषय बनाया और उनकी भाषा बहुत सरल थी
इसलिए वे आम जनता तक आसानी से अपने बातों को पहुंचाने में सफल रहे थे। कौन? मैथिली शरण गुप्त। कहा जाता है कि उनकी रचनाएं आज भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना कि उस समय थी, इसलिए उन्हें आधुनिक हिंदी कविता का जनक और राष्ट्रकवि कहा जाता है। किन्हें? मैथिली शरण गुप्त को। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और ये प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।